गुड मॉर्निंग दोस्तों, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से आपकी साइंस की क्लास का टाइम थोड़ा चेंज हुआ है। 9 बजे से आपकी क्लास रहेगी और जैसा कि आपको हमेशा की तरह पता है कि हमको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, इस OMR शीट में करना है, मेरे साथ में ही करना है, लास्ट में काउंट भी करना है ताकि पता लगे कि आप 30 में से कितने % स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको यहाँ 30 क्वेश्चन मिलेंगे। जल्दी से अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए आप, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। जो अपने दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दीजिए लिंक। और अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन से स्टार्टिंग। ये OMR शीट का फॉर्मेट आपको पता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फिजिक्स का क्वेश्चन है। रोहित भूरिया जी आए हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, अभी संदीप जी जुड़े हैं। सभी दोस्तों का नमस्कार। ठीक है, अभी हम देखते हैं, जब किसी वस्तु को फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो मेरे साथ में बने रहिए आप। जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे प्रश्न पूछा है। सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रश्नों को समझना है। यहाँ पूछा है जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है, तरल मतलब लिक्विड में रखा जाता है तो वस्तु ऊपर की ओर बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? तो बताइए मुझे आंसर। रोहित जी बता रहे हैं डी, और रोहित जी के साथ में संदीप जी भी डी बता रहे हैं। तो जल्दी जल्दी अपना आंसर बताइए। अभी देखते हैं, आघूर्ण, गुरुत्व, दाब, उत्प्लावन, आघूर्ण, गुरुत्व, दाब, उत्प्लावन, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे, गुरुत्व का तो देखो इससे कोई रिलेशन नहीं है। गुरुत्व क्या होता है? पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्व। तो ये कैंसिल हो जाएगा। दाब हो गया, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा? उत्प्लावन बल। ये मान लो ये नदी है, इसमें कोई चीज आप कुछ पत्थर मान लो आपने फेंका है, तो पत्थर के ऊपर की ओर बल लगेगा। पानी क्या है? एक बल लगाएगा, क्योंकि पत्थर नीचे की ओर बल लगाएगा, पानी ऊपर की ओर बल लगाएगा, तो वो बल कौन सा कहलाएगा? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल कौन सा बल? उत्प्लावन बल। यहाँ वस्तु द्वारा बल लगेगा, यहाँ उत्प्लावन बल लगेगा। आपको समझ में आया? तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? हमको भार में कमी दिखाई देगी, वही क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड पे आएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी और अपने दोस्तों को जोड़िए, नए नए लोगों को जोड़िए साथ में। घोड़ा गाड़ी को किस भौतिकी के शास्त्र के सिद्धांत के का उदाहरण है? जो घोड़ा गाड़ी होती है उसमें कौन सा नियम लगता है? न्यूटन का, वो पूछा है। तो बताइए, न्यूटन का तीसरा नियम, ओम का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, एवोगैड्रो का नियम। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, जल्दी बताइए। रोहित जी, आर्मी बॉय, बहुत सारे जुड़े हैं मेरे साथ में। दोस्तों ये सब मेहनत आपके लिए हो रही है, तो आपको हमारा सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों में फैलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट देना है। ठीक है, यहाँ देखेंगे, ये मान लो है कि न्यूटन का तीसरा, ओम का नियम, आर्किमिडीज का, एवोगैड्रो का। तो यहाँ पे नियम क्या लग रहा है? न्यूटन का तीसरा नियम। ये न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। यानी घोड़ा जब आगे बढ़ेगा, घोड़ा जब पृथ्वी पे पांव रखेगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, यानी न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ओम का नियम क्या बोलते हैं? चालक में धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। चालक में धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, ओम का नियम। आर्किमिडीज का नियम मतलब तैरने का नियम, ठीक है। और एवोगैड्रो का नियम गैस का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या आया? न्यूटन का नियम। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, अपने दोस्तों को जल्दी जोड़िए। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? यानी क्या बोल रहे हैं वो, कि पानी में जब आप बाल्टी डुबाएंगे तो बाल्टी आपको ऊंची क्यों दिखेगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। चलो मान लेते हैं, बाल्टी को छोड़ देते हैं। एक बाल्टी में आपने सिक्का गिराया, ये सिक्का आप ऊपर से देखेंगे तो ऊंचा उठा हुआ दिखेगा। कौन सा नियम? जल्दी बताइए, कौन सा नियम है? अपवर्तन का, परावर्तन का, इनमें से कोई नहीं। संदीप राजपूत जी बता रहे हैं बी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट है, अपवर्तन।
चाहे बाल्टी हो, चाहे सिक्का हो, चाहे पेंसिल हो, जो भी डुबाएंगे पानी में आपको ऊंची उठाई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अपवर्तन के कारण। क्योंकि ये जो पानी है ये सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है? सघन। और वायु क्या है? विरल। आप विरल माध्यम से किस में देख रहे हैं? सघन माध्यम में। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको चीज ऊंची उठाई देगी। जैसे मछली जो है पानी में है, आपको ऊंची उठाई देगी मछली भी। ठीक है, तो ये अपवर्तन का कारण है। अब अपवर्तन को समझ लेते हैं पहले। अपवर्तन क्या होता है? क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो अभी नए जुड़े हैं। अपवर्तन का मतलब होता है, मान लो ये एक पृष्ठ है, कोई वायु की मतलब कोई किरण नहीं प्रकाश की इस पृष्ठ से टकराने के बाद में, ये मान लो विरल माध्यम है, ये मान लो सघन माध्यम है। चलो सघन माध्यम को नाम दे देता हूं मैं जल, विरल माध्यम को नाम दे देता हूं वायु। अब देखो क्या होगा, जो किरण नहीं है वो अभिलंब से होती हुई अब जाएगी। अब क्या हो रहा है? माध्यम कौन सा है? सघन माध्यम है। तो इसको ऐसा जाना चाहिए था। कैसे जाना चाहिए था? ऐसा। लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये कौन सा अपवर्तन हुआ? अब इसका उल्टा कर दोगे, नीचे विरल माध्यम कर दोगे तो दूर हट जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपवर्तन। क्लियर। अब अगले पे आते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तीन ऑप्शन है आपके पास में, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। संदीप राजपूत जी बी बता रहे हैं, आर्मी बॉय ए बता रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस बता रहे हैं कौन? रोहित जी। अभी हम देखते हैं इसमें क्या होगा। चलो सोलर कुकर बना लेते हैं। ये मान लो एक सोलर कुकर है, ये यहाँ पे सन मान लेते हैं इसको, ये सूर्य। सूर्य की रोशनी जब सोलर कुकर पे पड़ेगी तो वो टकरा के कहाँ आएगी? उसके बॉक्स में। कहाँ पे आएगी? बॉक्स में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दो तरह के दर्पण लगा सकते हैं, एक तो समतल और एक अवतल। तो हम अवतल क्यों लगाएंगे? क्योंकि अवतल सारी किरणों को एक जगह पे फोकस कर देगा। कहाँ पे कर देगा? एक जगह पे। और समतल दर्पण उसको फैला देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे ज्यादातर? अवतल का। क्योंकि हमको चाहिए एक पॉइंट पे, जो ऊर्जा चाहिए वो एक पॉइंट पे चाहिए, उस बॉक्स में चाहिए, हमको चारों तरफ नहीं चाहिए। क्या आएगा इसका? अवतल दर्पण। ठीक है, अगला देखेंगे। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जल्दी जल्दी बताइए। संदीप कुमार जी बता रहे हैं ए, रोहित जी भी बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। संदीप कुमार जी बता रहे हैं ए, क्रोमियम। जल्दी जल्दी आप थोड़ा सा गेस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत भी जाएगा तो। ठीक है, देखते हैं अब। क्रोमियम एक धातु है तो कैंसिल हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। सिलिकॉन अर्ध धातु है, इसका भी कोई प्रयोग नहीं करेंगे। एल्यूमिनियम भी धातु है, इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे। यूरेनियम का प्रयोग करेंगे, किसका? यूरेनियम का। यूरेनियम 235, किसका प्रयोग करेंगे? यूरेनियम 235। नाभिकीय ऊर्जा की बात हो रही है। अभी नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? ये ऐसी ऊर्जा होती है जिसका हम उपयोग परमाणु बम बनाने में भी कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन में भी कर सकते हैं, रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में हम इसका उपयोग करते हैं। और इस ये जो क्रिया होती है परमाणु रिएक्टर की, इसको ठंडा करने के लिए भारी जल का उपयोग करते हैं। कौन से जल का? भारी जल का। ये भी हुआ आपका क्लियर। हवाई जहाज बनाने के लिए जो धातु यूज होती है वो एल्यूमिनियम है। सिलिकॉन का उपयोग माइक्रोचिप बनाने में करते हैं। क्रोमियम का उपयोग हम किस में करते हैं? विद्युत हीटर के तार में। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखते हैं, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। जो हमारा वायुमंडल है इसमें एटमॉस्फेयर में बादल क्यों तैरते हैं बताइए? दाब के कारण, घनत्व के कारण, ताप के कारण, वेग के कारण। मुझे ऑप्शन जल्दी जल्दी बताइए। अमन गुप्ता जी जय हिंद बोल रहे हैं, जय हिंद सभी दोस्तों को, भाई बहनों को।
ठीक है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है दाब, घनत्व, ताप, वेग। डी बता रहे हैं कुछ वेग, बच्चे कुछ भी बता रहे हैं। देखते हैं अब यह क्या होगा। पहले हम पृथ्वी बना लेते हैं। पृथ्वी पे क्या होता है, ये अपना वायुमंडल मान लेते हैं। ये क्या है, वायुमंडल। अब क्या होता है, ये सूरज है। पृथ्वी पे सूरज की जब किरणें पड़ती है तो समुद्र का पानी वाष्प बन के उड़ने लगता है। क्या करने लगता है, वाष्प बन के उड़ने लगता है। और आप सबको मालूम है कि नीचे हवा का दाब क्या होता है, ज्यादा, ऊपर हवा का दाब क्या होता है, कम। तो क्या होता है कि जब ये जो वाष्पीकरण द्वारा पानी जाता है ये ऊपर चल जाता है और इसका घनत्व हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। यानी जो ऊपर के जो बादल है इनका घनत्व क्या रहेगा, कम रहेगा। सीधी सी बात है, घनत्व के कारण। यदि घनत्व ज्यादा होता तो बादल नीचे नहीं गिर जाते, ऊपर क्यों रहते हैं वो, यहाँ पे क्यों रहते हैं बादल, क्योंकि उनका घनत्व हवा से भी कम है। किससे कम है, हवा से भी कम है, इसलिए वो ऊपर तैरते हैं। तो यहाँ पे आंसर आया अपना घनत्व। ताप, दाब, वेग से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। किसी तारे का रंग से क्या पता चलता है, किसी तारे के रंग से क्या पता चलेगा। जब आप आकाश में देखते हैं तो विभिन्न रंग के आपको तारे दिखते हैं, क्या पता लगता है, तारे की दूरी, तारे का दाब, तारे का भार, तारे का आकार। जल्दी बताइए। पांडे जी डी बता रहे हैं। देखते हैं क्या हो सकता है इसका, जल्दी जल्दी गेस कीजिए। संदीप राजपूत जी बता रहे हैं ए। देखते हैं तारे का रंग, इसका संबंध केवल एक चीज से है और वो हो सकता है तारे का ताप। तारे का ताप, भाई जिस तारे में ज्यादा ताप होगा तो वो ज्यादा चमकेगा। जिस तारे का ताप ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा, जिसका ताप कम होगा वो कम चमकेगा। हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपने जब आकाश में तारे देखे होंगे तो कुछ मध्य दिखाई देते हैं, कुछ तेज दिखाई देते हैं, कि वो उसके ताप से निर्भर करता है। इसका आंसर क्या आएगा, तारे का ताप। बिल्कुल, बी बता रहे हैं कुछ बच्चे, बिल्कुल सही, बी बिल्कुल सही है इसका, तारे का ताप। तारे की दूरी से इसका संबंध नहीं है ज्यादातर, ठीक है, ताप से है। अगला, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। प्रश्न क्या आया है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, लवकेश राजा जी जुड़े हैं, जय हिंद सर बोल रहे हैं, जय हिंद। ठीक है, अब पराया गेमिंग बता रहे हैं बी। अब देखते हैं क्या होता है। चुंबक दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं, स्थायी और अस्थायी। आपसे बात क्या हो रही है, स्थायी क्या रहते हैं, हमेशा के लिए। अस्थायी क्या रहते हैं, जब तक विद्युत प्रभावित करोगे तब तक ये चुंबक रहेगा। तो आपसे पूछा स्थायी चुंबक, तो ऑप्शन दिया है तांबे का। आपको मालूम है तांबा विद्युत को आकर्षित करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता है, कैंसल हो जाएगा। इस्पात, इस्पात भी करता है, नर्म लोहा भी करता है, ये सभी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक है। जल्दी बताइए। हर्षल जी बता रहे हैं बी, रोहित जी बता रहे हैं ए, और भी बताइए सभी, जल्दी जल्दी अपनी। और साथ में क्या कीजिए, आपको जो भी समय मिले आपको आंसर अपने पेज पे लिखना है, फिर बाद में एनालिसिस करना है। हो सकेगा तो हम अभी इसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आया, इस्पात। स्थायी चुंबक की बात हो रही है तो स्थायी चुंबक के लिए क्या आया, इस्पात। इस्पात मतलब स्टील। स्टील में यदि आपने विद्युत प्रभावित करी तो वो स्थायी चुंबक बन जाएगा। यदि नर्म लोहे में करोगे तो क्या बन जाएगा, अस्थायी चुंबक। नर्म लोहे में अस्थायी चुंबक और स्टील में परमानेंट चुंबक। तो इसका क्या आया, इस्पात। और नर्म लोहा होता तो क्या बन जाती, अस्थायी। यहाँ क्या बन रही, स्थायी। और तांबा अनुचुंबकीय है, क्या है, अनुचुंबकीय, तो इससे हम चुंबक नहीं बना सकते हैं। क्लियर। अब अगला देखते हैं। सुई पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है। सुई पानी के ऊपर तैरती है, इसका क्या रीजन है, चलो देख बताता हूं मैं आपको अभी। ये मान लो ये तालाब है, या फिर मान लो एक बर्तन है, चलो एक बर्तन मान लेते हैं। अब क्या होगा, सुई इसके ऊपर तैरने का क्या कारण है, पृष्ठ तनाव, आसंजन, ससंजन, केशिकत्व। संदीप जी बता रहे हैं ए। चलो अब यहाँ बात कर लेते हैं।
क्या होता है कि सुई का घनत्व कम होता है। जो सुई होती है उसका घनत्व कम होता है, आयतन अधिक होता है। अब बताओ, इसका घनत्व कम हो गया, आयतन ज्यादा हो गया, तो ये पानी जो है इसके ऊपर ये अंदर डूबेगी नहीं, क्योंकि उसका आयतन ज्यादा है। जिस प्रकार जहाज पानी में चल लेता है उसी प्रकार सुई भी पानी में चल लेती है, क्योंकि सुई का घनत्व कम है और उसका आकार बड़ा है के लिए। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या ऐसी चीज है कि वो सुई डूब नहीं रही है, इसका रीजन है पृष्ठ तनाव। जो पानी होता है, पानी अपना आकार कम करना चाहता है, इसके लिए उसके ऊपर एक परत बनी हुई रहती है, तो उस परत को क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। पानी हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है, इस कारण पानी की जो बूंदें होती है वो गोल होती है। आपने सबने देखा होगा पानी की बूंदें कैसी होती है, गोल। किस कारण से, पृष्ठ तनाव कारण, क्योंकि पानी अपने सरफेस को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। अब इसका रीजन बता देता हूँ। मान लो ये पानी के छोटे छोटे अणु हैं, ये दिख रहे हैं अणु, ये अंदर की ओर एक प्रेशर, अंदर की ओर इसमें एक दाब लगता है, उस दाब के कारण इसकी बूंदें कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अगला देखेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। क्या बोला है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, व्यापक, फोकस दूरी। जल्दी से बताइए। सभी दोस्तों को स्वागत है, जल्दी जल्दी अपने और दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं, अभी क्लास काफी बाकी है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं गोलीय दर्पण का ध्रुव और फोकस दूरी क्या कहलाती है। चलो, ये बना लिया गोलीय दर्पण, ये इसको बोलेंगे ध्रुव, इसको नाम दे दिया मैंने पी। अब क्या बोल रहा है, मान लो ये कोई वस्तु की किरणें यहाँ से चली, यहाँ पे इसका परावर्तन हुआ, यहाँ इसका परावर्तन हुआ, तो जहां पे से ये गुजरेगी इसको क्या बोलेंगे, फोकस। इसके दोनों के बीच की जो दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। जब वो वस्तु यहाँ पे टकराई, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे टकराया, यहाँ से ये क्रॉस करके गया, तो ये क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। ये पूछा है गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। क्लियर। अब अपना नया टॉपिक आया है केमिस्ट्री, इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। खाने के सोडे का रासायनिक नाम है, खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सोडियम क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। बताइए। पराया जी बता रहे हैं बी, राजा सोनी ए, राजा सोनी ए। अब देखते हैं, खाने का सोडे को अपन एक नाम और बोलते हैं बेकिंग सोडा, क्योंकि ये बेकरी में काम आता है, बेकिंग सोडा। इसको अपन ने क्या नाम दिया, बेकिंग सोडा। इसको अपन ने क्या नाम दिया, धावन सोडा। हम जो भी बेकरी में बेकरी आइटम बनाते हैं वहां पे हमको बेकिंग सोडा अक्सर यूज होता है। कई बार हमारे पेट में अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस एसिडिटी, तो हम उस समय भी ये बेकिंग सोडा यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। बिल्कुल राइट। क्या आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट मतलब होगा धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आया। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आपसे पूछा है ये। आइसोप्रीन, स्टाइरिन, ब्यूटाइड, एथिलीन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, पर रुद्रा जी बता रहे हैं ए, परफेक्ट चौधरी जी बता रहे हैं बी, रोहित भूरिया जी बता रहे हैं NaHCO3। बिल्कुल सही है, ये उसका सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी देखते हैं ये किसका अयस्क है, ये इसका आएगा आइसोप्रीन। क्या आएगा, आइसोप्रीन। ये प्राकृतिक रबर का बहुलक है। अब बहुलक क्या होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म
जो यौगिक है वो मिलके एक बहुलक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुलक। और रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन। और रबर आपको मिलता है लेटेक्स से। किससे? लेटेक्स से। पेड़ पौधों से प्राप्त होता है रबर। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे एथिलीन। एथिलीन तो एक गैस है, फलों को पकाने का काम करती है। एथिलीन फलों को पकाने का कार्य करेगी। अगला देखेंगे, सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से नीचे रखा जाता है। किसके नीचे रखा जाता है? सफेद फास्फोरस किसके नीचे रखा जाता है? अमोनिया, शीतल जल, केरोसिन, एल्कोहल। जल्दी बताइए। सफेद फास्फोरस यानी श्वेत फास्फोरस किसके नीचे रखा जाता है? अमोनिया के नीचे, शीतल जल के नीचे, केरोसिन के नीचे, एल्कोहल के नीचे। पराया जी बता रहे हैं ए, लवकेश जी बता रहे हैं सी, असलम मंसूरी जी बता रहे हैं ए। देख लेते हैं इसका क्या आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? शीतल जल। क्या आएगा? शीतल जल। शीतल जल आएगा। सोडियम का किस में रखेंगे? केरोसिन के तेल में। सोडियम किस में रखेंगे? केरोसिन के तेल में। लेकिन फास्फोरस किस में रखेंगे? शीतल जल में। सही आया। अमोनिया क्या है? एक हानिकारक गैस है। अमोनिया क्या है? हानिकारक गैस है। केरोसिन, एल्कोहल। एल्कोहल का उपयोग हम वाइन वगैरह में करते हैं। ये क्लियर हुआ? शीतल जल। 14 नंबर का क्वेश्चन, सिरके का तीखा स्वाद किसके कारण होता है? जल्दी बताइए। सिरका अचार वगैरह में भी यूज करते हैं सिरके का, विनेगर। सिरके का तीखा स्वाद किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। राजपूत जी बता रहे हैं, राजपूत बॉय जी ये बता रहे हैं लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध में होता है। किस में होता है? दूध में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? विटामिन सी में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब इनमें से एक ही तो ऑप्शन बचा है, तो क्या आएगा? एसिटिक अम्ल। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। अधिकतर बच्चे बताइए, गलत भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका सुधार करते चलिए। कल से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कंफ्यूज एग्जाम में। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में परफेक्ट होना चाहिए। उनको जितने कट ऑफ मार्क्स है उससे नंबर ज़्यादा ही लाना है। पॉलीथीन बनता है, पॉलीथीन बनता है। आपसे 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, जल्दी बताइए। एथिलीन से, प्रोपिलीन से, एसिटिलीन से, एनिलीन से। एथिलीन से, प्रोपिलीन से, एसिटिलीन से, एनिलीन से। लवकेश जी बता रहे हैं सी, रुद्रा जी बता रहे हैं ए। अब देखते हैं यहाँ पे इसका आएगा। देखो नाम में क्या लिखा है? पॉलीथीन। पॉलीथीन तो नाम एक मतलब ट्रिक बता देता हूँ। क्या आएगा? पॉलीथीन बनेगा एथिलीन से। पॉलीथीन एथिलीन किससे बनेगा? पॉलीथीन एथिलीन से बनेगा। एसिटिलीन वेल्डिंग में काम आएगी। किस में काम आएगी? वेल्डिंग करने में। एसिटिलीन का उपयोग किस में करेंगे? वेल्डिंग में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? पॉलीथीन एथिलीन। शराब में उपस्थित रहता है, आपसे पूछा है शराब में क्या उपस्थित रहता है? एथिलीन, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, मेथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल। जल्दी बताइए। आर्मी बॉय बता रहे हैं ए। बिल्कुल राइट है। शराब में क्या रहेगा? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल मतलब अच्छी शराब। ठीक है। मेथिल एल्कोहल मतलब खराब शराब। जहरीली शराब होती है वो क्या, किसको बोलते हैं? एथिल एल्कोहल को। की शराब एथिल एल्कोहल को। क्लियर। अब यहाँ पे 2 चीज बची है। क्लोरोफॉर्म, इसका यूज डॉक्टर करते हैं आपको बेहोश करने के लिए। क्लोरोफॉर्म का उपयोग कौन करते हैं? ऑपरेशन के समय करते हैं। ठीक है, आपके शरीर को सुन्न करने के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग हुआ। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाएगा? सिरके में। किसमें पाया जाएगा? सिरके में। तो चारों ऑप्शन मिल गए। ये हो गई शराब, ये हो गया डॉक्टर के यूज वाला निश्चेतक पदार्थ, ये हो गया जहरीली शराब, ये हो गया सिरका। ठीक है। अब पूछा है मार्स गैस। मार्स गैस होती है, जल्दी बताइए मार्स गैस क्या होती है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मार्स गैस पूछा है। चलो मैं किसका वो दे देता हूँ। मार्स गैस उस जगह पे निकलती है जहाँ कोयला होता है। पेट्रोलियम क्षेत्र में निकलती है ये। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? मीथेन। मीथेन को क्या बोलते हैं? मार्स गैस। मीथेन को क्या बोलते हैं? मार्स गैस। अगला, प्रोपेन और ब्यूटेन, इन दोनों का यदि मिला देते हैं
तो क्या बन जाती है? एलपीजी गैस। प्रोपेन ब्यूटेन का मिक्सचर क्या कहलाता है? एलपीजी। और एलपीजी क्या है? रसोई घर की एक गैस है। अब इसमें हम मरकेप्टन मिलाते हैं, एक पदार्थ, ताकि हमको दुर्गंध आ जाए गैस लीकेज की। ये भी हो गया क्लियर। रासायनिक दृष्टि से परमाणु होता है, रासायनिक दृष्टि से परमाणु क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं हम पहले परमाणु बना के। ये परमाणु है, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, पे कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो आप, ये प्लस चार्ज, ये कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ पे ये भी देख लो, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, ना प्रोटॉन होगा उतना क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो दोनों यदि बराबर है तो वो क्या बन जाएगा? उदासीन। क्या बन जाएगा? उदासीन। क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन भी बराबर है, इलेक्ट्रॉन भी बराबर है। अब दोनों बराबर है तो एक दूसरे के पावर को खत्म कर देंगे। अब वो क्या बन जाएगा? उदासीन। दोनों बराबर होने के कारण ऐसा होता है। अब क्या होता है? यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो धनायन बन जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो ऋण आयन बन जाता है। जैसे मान लो ये सोडियम है, क्या है? सोडियम। अब सोडियम में से हमने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। पहले सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। अब कितने हो गए? 10 हो गए। तो अब इसमें देखो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो सोडियम पे Na+ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, इसके लिए इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा। अब मान लो सोडियम को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब क्या हो जाएगा? सोडियम ये हो जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12 हो गए, और प्रोटॉन कितने हैं? 11 ही रहे। ऐसा भी होता है। ठीक। भारी जल के खोज करता है, भारी जल के खोज करता है। जो भारी जल होता है परमाणु भट्टी में यूज करते हैं। कि खोज किसने करी? किसने करी? HC यूरे। किसने करी? HC यूरे, याद रखिएगा, HC यूरे ने। अब ये भारी जल क्या होता है? D2O होता है। क्या होता है? D2O। उपयोग इसका क्या है? मंदक का काम करना, परमाणु भट्टी में मंदक का काम करना, ताकि जो परमाणु रिएक्शन होती है उसको ये कंट्रोल कर ले। क्योंकि यदि इतनी तेजी से रिएक्शन होगी तो परमाणु भट्टी पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करता है D2O। इसका अणुभार होता है 20, और H2O का अणुभार कितना होता है? 18। याद रखना, भारी हुआ कि नहीं? इसका अणुभार कितना है? 18। इसका अणुभार कितना है? 20। ये भारी हुआ, इसी के लिए इसको भारी जल बोलते हैं। अभी आप बोलोगे H2O में D2O क्या है? D2O मतलब है ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन का दूसरे नंबर का समस्थानिक। नमक और बर्फ का मिश्रण कहलाता है, नमक और बर्फ का मिश्रण कहलाता है। आपका ये प्रश्न ये इसके लिए पूछा है क्योंकि जो आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम जो होती है इसमें थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? नमक, ताकि वो 0 डिग्री के बाद में भी उसका जो है हिमांक कम हो जाए, यानी कुल्फी पिघले नहीं, इसके लिए उसमें नमक मिलाते हैं। इसको बोलेंगे नमक और बर्फ के मिश्रण को फ्रीजिंग मिश्रण। कौन सा मिश्रण? फ्रीजिंग मिश्रण। क्योंकि नमक डालने पे कुल्फी ज़्यादा देर तक चलेगी, पिघलेगी नहीं इतनी जल्दी। क्योंकि हम जब भी जो भी कुल्फी खाते हैं उनमें हल्का सा नमकीन सा स्वाद आता है, वो इसी के लिए करते हैं। अब हमारा नया पोर्शन बायोलॉजी के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपसे पूछा लार में कौन सा एंजाइम आपको मिलेगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, मतलब किसको पचाने का एंजाइम? वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। अब देख लेते हैं। सबसे पहले आप मुख में भोजन लेते हैं तो इसको बोलेंगे मुख गुहा। मुख गुहा में आपकी लार ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से सबसे पहले पाचन स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट
यानी स्टार्च, बिल्कुल इसका राइट आंसर ही आएगा। सबसे पहले आपका जो है टाइलिन एंजाइम्स जीवाणुओं को खत्म करता है। माल्टोज जो होता है, कौन सा एंजाइम? माल्टोज। माल्टोज जो एंजाइम होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। लार में कौन सा एंजाइम मिला? टाइलिन, लाइसोजाइम और माल्टेज। अब इसमें माल्टेज है वो स्टार्च को किस में, ग्लूकोज पे। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? मुख गुहा में। कहाँ हो रही है? मुख गुहा। का आंसर आया ये। वसा का पाचन कहाँ होगा? ग्रहणी में होगा। कहाँ पे होगा? ग्रहणी में। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा? आमाशय में। कहाँ पे होगा? आमाशय। विटामिन रासायनिक तत्व है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह का प्रकोप होता है? आपसे पूछा शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसके काम न करने पर मधुमेह हो जाएगा, मतलब डायबिटीज। डायबिटीज यानी शक्कर की बीमारी या टीबी। नहीं, ये क्या आएगा? शक्कर की बीमारी, डायबिटीज। टीबी अलग है। लीवर, पेंक्रियाज, किडनी, हृदय। जल्दी बताइए। लीवर, पेंक्रियाज, किडनी, हृदय। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, फटाफट। भवानी जी बता रहे हैं ए। देख लेते हैं। देखो, लीवर से क्या होगा? पीलिया। क्या होगा? पीलिया। ये गलत हो गया। किडनी से क्या होगा? किडनी यदि कार्य करना बंद कर देगी तो आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा, तो ये भी नहीं, ये उत्सर्जन का काम करती है। हृदय परिवहन का कार्य करता है। रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना किसका काम है? हृदय का काम। उत्सर्जन का काम क्या है? किडनी, क्योंकि ये मूत्र का उत्सर्जन करती है। पेंक्रियास, पेंक्रियास क्या बनाता है? इंसुलिन। पेंक्रियास क्या बनाता है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन्स आपका ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। वो ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? ब्लड में। अब मान लो आपकी ग्लूकोज ही कंट्रोल नहीं हो रहा है, ग्लूकोज को कंट्रोल कौन कर रहा है? इंसुलिन। अब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होगा। अब ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? डायबिटीज। क्लियर हुआ? इसका आएगा पेंक्रियाज। अब इसका हिंदी में यदि लिखा था तो अग्न्याशय पढ़ना है। अग्न्याशय, ये भी आपको क्लियर हो गया। लीवर को यकृत बोलते हैं, किडनी को बोलेंगे गुर्दा। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। आपसे पूछा है पादप कोशिका यानी प्लांट सेल किसकी बनी होती है? लिपिड की, विटामिन की, सेल्यूलोज की, प्रोटीन की। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, इसके लिए अच्छे से याद रखना। कोशिका 2 प्रकार की होती है। वैसे तो मैं यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ, उसके लिए बता रहा हूँ। पादप कोशिका और जंतु। जो पादप कोशिका होती है उसमें भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भित्ति। और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। अब भित्ति क्या होती है? मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली। इसके ऊपर एक कवर और होता है, उस कवर को क्या बोलते हैं? भित्ति। भित्ति। तो प्लांट से देखो, पौधे में 2 हो गया, कोशिका झिल्ली भी हो गई, ये झिल्ली। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक परत और होती है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। जबकि जंतु कोशिका में केवल झिल्ली होती है, भित्ति नहीं होती है। और ये पूछा भित्ति काई की बनती है, किससे बनती है? तो बनेगी सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज। चलो जल्दी से ऑप्शन में बताओ, सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज है कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या कारण है कि हम सेल्यूलोज को नहीं पचा पाते हैं? मानव नहीं पचा पाता है, क्या कारण है? क्योंकि एंजाइम नहीं है शरीर में, उसको पचाने के लिए एंजाइम शरीर में नहीं है। गाय और जो पशु जो चारा चरती हैं उनके शरीर में है एंजाइम, हमारे शरीर में वो एंजाइम नहीं है। इसके लिए हम चारा नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते हैं? क्योंकि सेल्यूलोज हम पचा नहीं पाएंगे। अब सेल्यूलोज कौन पचा पाएगा? गाय। हमारे शरीर में एंजाइम नहीं है, ठीक है? तो सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखेंगे। शरीर में गुर्दे मतलब किडनी, शरीर में गुर्दे या किडनी का क्या कार्य है? उत्सर्जन करना, श्वसन करना, पाचन करना, परिवहन करना। सबसे पहले देख लेते हैं, श्वसन करना किसका काम है? फेफड़े।
पाचन करना किसका काम है? आहार नाल। परिवहन किसका कार्य है? हृदय का। तो फिर उत्सर्जन करना किसका काम है? किडनी का। तो सही आंसर क्या आया? गुर्दा उत्सर्जन करना। किस चीज का उत्सर्जन करता है? हमारे शरीर में यूरिया बनता है। क्या बनता है? यूरिया। अब वो यूरिया जो होता है किडनी में आता है। उस किडनी में क्या होता है कि फिल्ट्रेशन होता है, जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन होता है और अनावश्यक चीज शरीर से बाहर हो जाती है मूत्र के रूप में। आपसे पूछेंगे मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बोलोगे कहाँ पे होगा? किडनी में, मूत्राशय में। क्लियर हुआ? मानव शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? क्या पूछा है? मानव शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? गुर्दे में, मूत्राशय में, यकृत में, नेफ्रॉन में। कहाँ पे? जल्दी बताइए। ए बता रहे हैं गुर्दे में। मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? नीतीश पटेल जी बता रहे हैं बी। बिल्कुल सही है, मूत्राशय में। इसका राइट आंसर आएगा मूत्राशय, क्योंकि गुर्दे तो उसको फिल्टर करते हैं, यूरिया को क्या करते हैं? फिल्टर। अब वो फिल्टर होने के बाद में जहाँ इकट्ठा होगा वहीं पे उसको मूत्र बोलेंगे, और वो जगह है मूत्राशय। यकृत का काम क्या है? अब यकृत को समझ लीजिए, ये यकृत है। अब यकृत का कार्य क्या है? ग्लूकोज को संचित करना, संचित करना, यूरिया निर्माण करना, यूरिया बनाना, पित्तरस बनाना, ये सारे कार्य याद रखना। ग्लूकोज को संचित कौन करता है? यकृत। यूरिया कौन बनाता है? यकृत। पित्तरस का निर्माण कौन करता है? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ये क्लियर हुआ आपका? ठीक है। अब नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन किडनी की इकाई है। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? किडनी की इकाई है। बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके ब्लड को छानने का कार्य करते हैं, तो छानने का कार्य करते हैं ब्लड को। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? किडनी की इकाई है, किडनी। ये भी हुआ क्लियर? निकोटिनिक अम्ल की कमी के कारण होता है, निकोटिनिक अम्ल की कमी के कारण होता है पेलाग्रा, स्कर्वी, टिटनेस, गलगंड। गलगंड मतलब घेंगा। पेलाग्रा, स्कर्वी, टिटनेस, गलगंड। लक्ष्मण शर्मा जी जुड़े हैं, राजा सोनी जी जुड़े हैं। जल्दी जल्दी बताइए। निकोटिनिक अम्ल की कमी कारण होता है पेलाग्रा, स्कर्वी, टिटनेस, गलगंड। हम सबको मालूम है कि हमको यदि 2-3 ऑप्शन आते हैं तो हम फोर्थ बना ले जाएंगे। देखो, गलगंड किससे होता है? आयोडीन की कमी से। ये गलत हो जाएगा। टिटनेस बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया। स्कर्वी विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। अब पेलाग्रा बचा है तो राइट क्या आ जाएगा? पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग होता है, शरीर में घाव बनने लगते हैं, ठीक है, त्वचा पे निशान दिखने लगते हैं, पेलाग्रा रोग। क्या आएगा? निकोटिनिक अम्ल की कमी से पेलाग्रा। ये सही। लक्ष्मण जी भी बता रहे थे बी। बी से तो विटामिन सी आया इसका। तो विटामिन सी है। क्या पूछा है? विटामिन सी है। अम्ल है, क्षार है, लवण है, इनमें से कोई नहीं। विटामिन सी है। क्या है? पहले इसका रासायनिक नाम सुन लो। एक सेकंड। इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक, एस्कोर्बिक अम्ल। नाम से क्या लग रहा है? अम्ल। तो क्या होगा? अम्ल होगा, बिल्कुल। इसका आएगा ए। विटामिन सी क्या है? अम्ल है। विटामिन सी क्या है? अम्ल। बिल्कुल सही, सही जाएगा इसका। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? एमोनी क्या पूछा है? एमिनो एसिड यानी अमीनो अम्ल किस किसका संश्लेषण करता है? एमिनो अम्ल किसका संश्लेषण करता है? लिपिड का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, एल्कलाइड का। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं अपना लिपिड का कौन करेगा? लिपिड मतलब होता है वसा।
वसा का कौन करेगा? वसीय अम्ल। एक मिनट, वसीय अम्ल। प्रोटीन का कौन करेगा? एमिनो अम्ल। कार्बोहाइड्रेट का कौन करेगा? ग्लूकोज। वसा का कौन करेगा? वसीय अम्ल। प्रोटीन का कौन करेगा? अमीनो अम्ल। कार्बोहाइड्रेट का कौन करेगा? ग्लूकोज। फोर्थ कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देख लेते हैं अमीनो अम्ल, कितने अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। आपको कितने अमीनो अम्ल की जरूरत लगेगी? आपको लगेगी 20 अमीनो अम्ल की। कितने? 20। याद रखिएगा, 20 अमीनो अम्ल की आपको जरूरत लगेगी, जब जाके आपका प्रोटीन बनेगा। और अमीनो अम्ल कौन बनाता है? प्रोटीन। आपके शरीर में प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में। कहाँ बनता है? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। सिग्मेनोइड कोलेन किसका भाग है? सिग्मेनोइड कोलेन किसका भाग है? आपसे पूछा है। छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी, मलाशय। छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी, मलाशय। तो हम यहाँ देख लेते हैं। ये बड़ी आंत है। कौन सी आंत है? बड़ी आंत। इसमें आपको इस टाइप से संरचना दिखेगी, तो कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलन। तो इसका क्या आएगा? बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या पाए जाते हैं? कोलन पाए जाते हैं। बड़ी आंत का क्या काम है? पानी को अवशोषित करना। तो अवशोषित करना पानी को, क्योंकि पाचन के बाद में आपका जो पानी बड़ी आंत में जाता है उसको अवशोषित कौन करता है? कोलन। कौन करता है? कोलन। इसका आंसर आया बड़ी आंत। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। आपसे पूछेंगे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। ग्रसनी का क्या काम है? ग्रसनी छोटी आंत का एक भाग है आगे का। मलाशय, ठीक है, ये यहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर होता है, गुदा। अगला देखेंगे, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरोप्सिन। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरोप्सिन। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए सारे एंजाइम पाए कहाँ जाते हैं। ये पाए जाते हैं आमाशय में। कहाँ पे पाए जाते हैं? आमाशय में। अब आपसे पूछा दूध की प्रोटीन, पूछा दूध की प्रोटीन का नाम क्या है? केसिन। क्या नाम है? केसिन नाम है। दूध की प्रोटीन को क्या बोलते हैं? केसिन बोलते हैं। आपसे पूछेंगे दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है सफेद रंग की, उसको क्या बोलते हैं? केसिन बोलते हैं। अब क्या होगा? यहाँ पे एक रेनिन एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? रेनिन। कौन सा एंजाइम? रेनिन। रेनिन केसिन को किस में बदल देगा? पेरा केसिन में। रेनिन केसिन एंजाइम मतलब प्रोटीन को किस में बदल देगा? पेरा केसिन में। तो इसका आंसर क्या आया? रेनिन, सी। क्योंकि जो दूध है उसकी प्रोटीन नॉर्मल तरीके से नहीं पचेगी, उसको पचाने के लिए हमको एक एंजाइम चाहिए, उसका नाम है रेनिन। और रेनिन इसको किस में बदलेगा? पेरा केसिन में। ठीक है, आंसर। अब पेप्सिन एंजाइम है, ये प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन के लिए। क्लियर हुआ ये? अभी हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ ही समय बाद आपकी एक क्लास और जीके की होने वाली है, तो आप छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद वापस लौटिए, तो आपको पूरा एक मॉडल पेपर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।